हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में बात करेंगे बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक यानी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे। इसके रिस्पेक्ट में जो नई क्लैरिफिकेशन यानी जो नया सर्कुलर आया है सीबीआईसी का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। साथ ही दोस्तों, YouTube पर ही कम्युनिटी टैब में मेरे चैनल में मैं अपनी अलग अलग सेमिनार्स की इन्फॉर्मेशन आपको देती रहती हूँ ताकि आपको फ्री में पूरी नॉलेज इजीली मिल सके। साथ आप मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपलोड्स मिल सके। अब दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो एडवांस रूलिंग लेते हैं, कहीं ना कहीं वो डिससैटिस्फाइड रहते हैं या फिर एडवांस रूलिंग ऐसी आती है जो कंफ्यूजन नहीं भी होती है तो भी एक मार्केट में कंफ्यूजन ले आती है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का। दोस्तों, राजस्थान के एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने क्ले क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के केस में एक रूलिंग दी कि ऑलमोस्ट हर एक तरह के डायरेक्टर पे आपका जीएसटी आएगा, यानी रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग। बट कुछ ही टाइम बाद एक और एडवांस रूलिंग आई जो टोटली ऑपोजिट थी। कर्नाटका एडवांस रूलिंग आई जहां पे अनिल कुमार अग्रवाल जी का केस था। उस केस में पर्टिकुलरली कहा गया कि आपको जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन रहेगा उसमें कुछ सिनारियों में रहेगा जीएसटी, कुछ में नहीं रहेगा। अब इस बात को लेकर ना मार्केट में, इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डाउट हो गए। ऑल्दो जहां शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है कि अगर आपने एज एन एम्प्लॉय कोई सर्विस दी है एम्प्लॉयर को, ठीक है, इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो उस पर कोई टैक्स जीएसटी टाइप का यानी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा। दैट मीन्स क्योंकि वो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत दी गई सर्विसेज है, तो इसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ना ही हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, और इसी वजह से हम इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो नोटिफिकेशन है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है अपने बिजनेस एंटिटी को, तो ऐसी सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो कंपनी है उसको टैक्स डिपॉजिट कराना है। अब डिस्प्यूट का पॉइंट क्या था कि कब सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और कब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी यानी जीएसटी नहीं लगेगा। इसी के रेस्पेक्ट में अब जो सर्कुलर में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों, वो है सर्कुलर नंबर 140। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये अभी 10 जून को रिलीज हुआ है और इसमें क्या कहा है कि क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। इन्होंने क्या कहा, देखिए, various references have been received from the trade and industry seeking the clarification whether GST is leviable on directors remuneration paid by the companies to their director। यानी बहुत सारी ऐसी क्लैरिफिकेशन मांगी गई इन दोनों स्पेसिफिकली एडवांस रूलिंग को देखते हुए कि भाई क्या डायरेक्टर को जो हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उस पे जीएसटी हमें लगाना है, नहीं लगाना है, प्लीज आप क्लियर कीजिए। क्योंकि डायरेक्टर्स में भी बहुत सारी वेराइटी होती है, दैट मीन्स बहुत सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए, आपके होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, और भी इस तरह से बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। अब आपको क्या ऐसा टेस्ट लगाना है, क्या बेसिस ऐसा फॉलो करना है जिस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाए कि इस पर तो जीएसटी लगेगा और इस पर नहीं लगेगा। इसी बात को देखिए, द इश्यू ऑफ रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स हैज बीन एग्जामिन्ड अंडर द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। पहला, लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनीज टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी जो रेम्यूनरेशन आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को देते हो उस पर क्या जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉयज नहीं है कंपनी के, क्या उन पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी
on remuneration paid by the companies to the whole-time directors, including the managing directors who are the employees of the said company। यानी क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर्स और भी बहुत सारे जो डे टू डे वर्किंग पैटर्न होता है कंपनी का उसको लेकर भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज की कैपेसिटी में भी काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे उन पे क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, यानी दो भागों में इस पर्टिकुलर सर्कुलर को बांटा गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या ऐसे डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉयज नहीं है उन पर जीएसटी आएगा या नहीं, या फिर दूसरा जो ऑप्शन उन्होंने दिया कि होल टाइम डायरेक्टर या ऐसे डायरेक्टर जिनको हम एम्प्लॉयज की कैटेगरी में भी कंसिडर कर लेते हैं उन पर क्या जीएसटी आएगा या नहीं। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो आप देखिए डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर अंडर सेक्शन 2 subsection 94 of the Companies Act 2013. It is an inclusive definition and thus he may be a person who is not an employee of the company, यानी वो employee भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि inclusive definition में आ जाता है। Independent director लेकिन कभी भी आपका employee नहीं हो सकता, यहाँ पे clearly लिखा हुआ है definition of the independent directors under section 149 subsection 6 of the Companies Act 2013. When it is being read with rule number 12, it makes it amply clear that such a director should not be an employee of the company, यानी इस तरह का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय नहीं होगा। तो जो भी डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज नहीं है, सेकेंडली जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनके रेस्पेक्ट में क्या इन्फ्रेंस इन्होंने ड्रॉ किया, इन रेस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द सेड कंपनी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम टू द कंपनी, जो भी उन्होंने सर्विसेज कंपनी को दी है इन ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, यानी शेड्यूल 3 में तो वो फॉल करने ही नहीं वाले हैं, यानी शेड्यूल 3 की एप्लीकेबिलिटी आप उस पर चेक नहीं करोगे। अब हमें चेक करना है क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली नोटिफिकेशन इसमें लगेगी। अब देखिए, इन टर्म्स ऑफ एंट्री नंबर 6 और ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, एंड ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली जो नोटिफिकेशन थी, द रेसिपिएंट ऑफ द सेट सर्विसेज दैट इज अ कंपनी, इट इज लायबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन इट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी इस तरह के सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डेफिनेटली आने वाला है क्योंकि एम्प्लॉय वाला कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है। अकॉर्डिंगली इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द रेम्यूनरेशन पेड टू सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और दोज डायरेक्टर्स बाय व्हाटएवर नेम यू कॉल who are not the employees of the said company, it is taxable in the hands of the company, यानी उस पे रिवर्स चार्ज लगने वाला है। अब दूसरे जो डायरेक्टर्स एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें दो टाइप की टर्म्स को समझना होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जब आप एक एम्प्लॉय हो और आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर कर रखा है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, यानी वो आपको सुपरवाइज करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से क्या काम करना है। लेकिन एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कैसे होता है, सपोज कीजिए आप अपने सीए के पास जाते हैं और सीए को बोलते हैं कि आप मेरी आईटीआर एक्सेट्रा भर दीजिए, ठीक है, वहां उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वहां पे आप उसको गाइड नहीं करते हो, कुछ भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट वाला कंट्रोल या सुपरविजन नहीं होता है, दैट मीन्स वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो जाता है। अब जो शेड्यूल 3 में हम बात कर रहे हैं वो होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तब इसी बात को देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है, once it is being ascertained whether a director, irrespective of the name and designation as an employee, it would be pertinent to examine whether all the activities performed by the directors are in the course of employer-employee relation, that is contract of service। यानी ये क्या हो गया, contract of service हो गया। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, देखिए अब जब हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे ना इस तरह के डायरेक्टर को, तो दो तरह की रेम्यूनरेशन हो सकती है। अब जो रेम्यूनरेशन पेड होती है, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला सेगमेंट में आ जाता है या फिर एक डायरेक्टर ने अपने अलग से कोई सर्विसेज दी है उस कंपनी को, वही होल टाइम डायरेक्टर ने पहले तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन में काम किया, बट साथ में कोई भी अलग से अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को रेंडर किया है, तो ऐसी सिचुएशन में टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट में कैसे कटेगा। देखिए पैराग्राफ 5.2 बहुत मेजर है, ये क्या कहता है, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट अ सिमिलर आइडेंटिफिकेशन जो हमने ऊपर करी है, मास्टर सर्वेंट यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन और एक नॉर्मल अलग से प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस वाली चीज है, उसमें आप देखिए क्या आता है, द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट
wherein the salaries paid to directors are subject to TDS under section 192। यानी अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहे हो उस डायरेक्टर को, यानी एम्प्लॉय है वो अगर, तो आपका TDS इनकम टैक्स एक्ट में कौन से सेक्शन में कटेगा? 192 में। लेकिन एक और TDS आ जाता है, however in cases where the remuneration is in the nature of professional fees, यानी अलग से आपने कोई उसको प्रोफेशनल सर्विसेज दी और उसके लिए फीस चार्ज किया, तो आपका TDS कटेगा 194J में। तो अब आपको क्या देखना है कि देखिए, इट इज क्लैरिफाइड दैट दैट पार्ट ऑफ द डायरेक्टर रेम्यूनरेशन विच आर डिक्लेयर्ड एज सैलरीज, यानी एम्प्लॉय की तरह जो उसको सैलरी आप दे रहे हो और जिसपे TDS कट रहा है अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो वहां पे आपका शेड्यूल 3 लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। सेकेंडली, जहां उसको आपने रेम्यूनरेशन दी और वो सैलरी का पार्ट नहीं हुआ और आपने TDS काटा 194J में, तब आप पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। एंड फर्दर इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13, द रेसिपिएंट ऑफ द सेड सर्विसेज दैट इज कंपनी, इट इज लायबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल GST अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी अब अगर पूरे सर्कुलर को मैं नटशल में बताऊं आपको, तो देखिए, पहला, ऐसा डायरेक्टर जो आपका एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है, मे बी अ होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, या फिर ऐसा डायरेक्टर जो आपकी एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आता, वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हो, तब ऐसी सिचुएशन में आप पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी जो एंट्री है उसमें आपने प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेट्रा दी है, वो वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। सेकंड केस, जब आप एम्प्लॉय होते हो तब आप पे एक तो 192 का TDS कटता होगा इनकम टैक्स एक्ट में, और वो आपका शेड्यूल 3 में GST में फॉल करेगा और आपको उस पर GST नहीं देना होगा, ठीक है। इस बाइफर्केशन को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपको जो एडवांस रूलिंग में कंफ्यूजन भी हुई, जो मार्केट में इस समय कंफ्यूजन प्रिवेल करी, वो फिर सारी फिनिश हो जाएगी अगर आप इस डिफरेंस को समझ पाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया भी होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कॉमेंट सेगमेंट में आप कमेंट कीजिए, फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियोस में टेकअप करूंगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और साथ ही अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।